गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी सेक्शन को डिस्कस करने के पहले मुझे यह लगता है कि हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि इंडियन इकोनॉमी सेक्शन की अहमियत क्या है। इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में अगर देखा जाए तो नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। तीसरी चीज, इस चीज को देखे जाने की जरूरत है कि समस्याएं कहां पर आती हैं। चौथी चीज, इस चीज को देखे जाने की जरूरत है कि उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, कैसे संभव हो। तो बेसिकली अगर आप देखें, अगर हम 78th बीपीएससी पीटी के कंटेक्स्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो पहली चीज जो हम देखेंगे वह है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। करीब करीब यहां से 15 क्वेश्चन प्लस माइनस होते, और अगर 69th बीपीएससी की बात करें तो 69th बीपीएससी में यहां से 18 प्रश्न उठा करके पूछे गए। ठीक है, और यह इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी सेक्शन की जीएस में जो अहमियत है वह मोर देन 10%। नहीं, अब सवाल यहां पर उभर करके आता, इनमें भी अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन को देखें, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होते तो सवाल यह उठता, किसी भी विषय को अगर उठाते तो क्या सारे उस विषय के सारे टॉपिकों को, जितने टॉपिक उस विषय में हैं, क्या सारे टॉपिक को सिमिलर ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, या टॉपिक्स के प्रति हमारा अप्रोचेज अलग अलग होना चाहिए। अगर आप गौर करें, आप देखेंगे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, नहीं, और ऑब्वियसली ऐसे टॉपिक जहां प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वहां पर हमारा अप्रोच क्या होगा? वहां पर हमारा अप्रोच होगा कि हम ऐसे टॉपिकों पर डिटेल्स में जाएं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब है प्रश्न कहीं अधिक गहराई से पूछे जाएंगे, तो वहां पर डिटेल में जाना हमारी मजबूरी है। लेकिन ऐसे टॉपिक जहां से प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी कम है, ऐसे टॉपिकों पर डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे टॉपिक से प्रश्न जो उठा करके पूछे जाएंगे, तो यह ध्यान रखिएगा कि सतह पर तैरते हुए जो प्रश्न दिखेंगे ना, सतह पर दिखते हुए, तैरते हुए जो फैक्ट्स दिखेंगे, सतह पर
तैरते हुए जो इंफॉर्मेशंस दिखेंगे वहां से प्रश्न उठा करके पूछे जाएंगे। तो इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है। क्लियर? अब इस पर हम चर्चा आगे फिर करेंगे। दूसरी चीज जो उभर करके आती है वह क्या है? नेचर ऑफ क्वेश्चंस। प्रश्नों की प्रकृति। और अगर आप देखें तो पिछले कुछ वर्षों के दौरान आप क्या पाएंगे? तो नेचर ऑफ क्वेश्चन में बदलाव आपको दिखेगा। क्योंकि एक कॉमन फीचर जो आपको दिखेगा वह है डायनामिक नेचर। इकोनॉमी सेक्शन से जो प्रश्न पूछे जाते उनकी प्रकृति गतिशील होती है, और चूंकि उनकी प्रकृति गतिशील होती है इसीलिए इकोनॉमी सेक्शन से पूछे जाने वाले प्रश्नों में अगर आप देखें तो आप यह पाएंगे इसके लिए अपडेशन की जरूरत होती है। अपडेशन की जरूरत होती है नहीं? और अपडेशन का मतलब समझते हैं कि करंट के जो डेवलपमेंट्स हैं, करंट के डेवलपमेंट्स पर विशेष नजर रखे जाने की जरूरत होती है। दूसरा अगर आप देखें तो आप यह पाएंगे इकोनॉमी सेक्शन से जो प्रश्न पूछे जाते उनका नेचर फैक्चुअल होता है। यह तथ्यात्मक प्रकृति के प्रश्न होते हैं, ये इंफॉर्मेटिव होते हैं। लेकिन यहां पर भी अगर आप जाकर के देखें, यहां पर भी अगर आप जाकर के देखें तो आप क्या पाएंगे? यहां पर आप पाएंगे कि ये तथ्यात्मक प्रकृति के जो प्रश्न होते हैं पहले और अब में अंतर है। पहले जो है वन लाइनर फैक्ट पूछे जाते थे, अब अगर आप जाकर के देखें तो अब डीप रूटेड फैक्ट ये फर्क है। तीसरा जो कंटेक्स्ट है वह है कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, अवधारणाओं पर आधारित प्रश्न। अवधारणाओं पर आधारित प्रश्न। पहले अगर आप देखें एक से दो प्रश्न जो हैं अवधारणाओं पर आधारित होते थे। अब अगर आप जाकर के देखें तो अब आप पाएंगे अवधारणाओं पर आधारित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वहां पर आप पाएंगे ऐसे प्रश्नों की संख्या जो है वो बढ़ी है। और ये मैं रेफरेंस पॉइंट बना रहा हूं 69th बीपीएससी को। ऐसे प्रश्नों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई पड़ती। ठीक है।
और चौथा फर्क जो दिखाई पड़ता सिलेबस के कंटेक्स्ट में, प्रश्नों का दायरा। अगर प्रश्नों के दायरे के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो पहली सीमित टॉपिक होते थे, ठीक है। पूरी की पूरी इकोनॉमी से प्रश्न उठा करके नहीं पूछा जाता था, लिमिटेड टॉपिक होते थे जहां से प्रश्न उठा करके पूछे जाते थे। अब अगर आप जाकर के देखें, नहीं, अब दायरे का विस्तार दिखाई पड़ता। तो यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करें, एप्रोचेज स्थिर नहीं होना चाहिए। अगर प्रश्नों के स्वरूप में बदलाव आ रहा है, प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव आ रहा है, और प्रश्नों की प्रकृति में आने वाले बदलावों के आलोक में अगर सिलेबस रीडिफाइन होता हुआ आ रहा है, तो उसके कंटेक्स्ट में हमें क्या करना होगा? उसके कंटेक्स्ट में हमें अपनी स्ट्रैटेजी को भी रीडिफाइन करना होगा। उसके कंटेक्स्ट में अगर हम जाकर के देखें तो हमें अपने सोर्स मटेरियल को भी रीडिफाइन करना होगा। उसके कंटेक्स्ट में अगर हम जाकर के देखें तो हमें एक और काम करना होगा, और वह क्या है? हमें अपने अप्रोचेज में भी बदलाव लाने हों। जैसे कुछ चीजों को मैं पिक करना चाहूंगा, और उन चीजों को पिक करते हुए मैं आपके सामने अपनी बातें रखना चाहूंगा, और इसके लिए मैं 69th बीपीएससी के पेपर को आधार बनाऊंगा। अगर हम यहां से मूव करें तो सवाल यह उठता पहली पहले आप पलट करके देखिए, पीवाईक्यू तो देखते होंगे, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते होंगे। अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में जाएं तो पहले प्रश्न कहां से उठा करके पूछे जाते थे? तो पहला टॉपिक है वह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। दूसरा टॉपिक है जहां से प्रश्न उठा करके पूछे जाते थे, वो था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, व्यापार एवं निवेश। तीसरा टॉपिक जहां से प्रश्न उठा के पूछे जाते थे वो है सेंसस, जनांकिकी। और चौथा टॉपिक जहां से प्रश्न उठा करके पूछे जाते थे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम। ये चार टॉपिक थे
जहां से प्राइमरली प्रश्न उठा करके पूछे जाते थे। और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को, और इनमें अगर आप जाकर के देखें तो इनमें जो करेंट ओरिएंटेशन है, करेंट ओरिएंटेशन डोमिनेंट था। करेंट ओरिएंटेशन का आपको डोमिनेंस आपको दिखाई पड़ेगा, ये चीजें डोमिनेंट आपको दिखाई पड़ेंगी। लेकिन अब अगर आप जाकर के देखें, नहीं तो अब क्या पाएंगे? एक तो आप देखेंगे करंट के दायरे का विस्तार भी दिखाई पड़ेगा, करंट के दायरे का विस्तार दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं पिक करना चाहूंगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पर 69th बीपीएससी में प्रश्न उठा करके पूछे गए। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कब आया? 2016 में। और प्रश्न अभी उठा करके पूछे जा रहे हैं। और प्रश्न भी ऐसे नहीं है, प्रश्न जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, 4 स्टेटमेंट हैं, उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी चीजें हैं। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड ने जिस एग्जिट प्रोसेस की बात की है, दिवालिया से संबंधित जिस कानून प्रक्रिया की बात की है, वहां से भी प्रश्न पूछे गए। और बेसिकली अगर आप देखें तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, 2 स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट बेस है। और यहां पर आपसे यह भी पूछा गया है कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी, इनके बीच के बेसिक डिफरेंस क्या है? नहीं, और इसी के कंटेक्स्ट में उसके इंस्टीट्यूशनल जो है कंटेक्स्ट जो है, वहां से भी प्रश्न उठा करके पूछे गए। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, एक लार्जर कंटेक्स्ट में देखें, मैंने कहा सिलेबस के भी दायरे का विस्तार हो रहा है। अब सिलेबस के दायरे का विस्तार जो हो रहा है, अगर सिलेबस के दायरे का यहां पर विस्तार हो रहा, तो बेसिकली अगर आप देखें तो यहां पर 4 टॉपिक की हमने चर्चा की। और यहां पर देखें इकोनॉमी के 3 क्वेश्चन, हो सकता है आगे भी हो, फिर हम देखेंगे। अगर आप जाकर के देखें, इंडस्ट्री से 3 क्वेश्चन है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की भी बात करते हैं, उसका भी संबंध इंडस्ट्री से जाकर के जुड़ता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं, उसका भी संबंध इंडस्ट्री से जाकर के जुड़ता है। और तीसरे कंटेक्स्ट में हम बात करें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की जो हम बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंडस्ट्री इंसेंटिव जो है, उसका भी पर्पस क्या है? उसका पर्पस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को एक्सेलरेट करना। तो अगर आप जाकर के देखें, इंडस्ट्री से ये 3 प्रश्न उठा करके पूछे गए। अगेन अगर आप जाकर के देखें
स्वामित्व योजना से प्रश्न उठा करके पूछे गए हैं? नहीं। अगेन अगर वहां से आप जाकर के देखें तो एक प्रश्न जो उठा करके पूछा गया है, एक प्रश्न यहां पर पूछा गया पब्लिक, मतलब आप कह सकते हैं पब्लिक फाइनेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और दूसरी चीज है पब्लिक फाइनेंस। और ये जो जुड़ा हुआ प्रश्न है, पब्लिक फाइनेंस को किससे लिंक किया गया है? पब्लिक फाइनेंस को यहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लिंक किया गया। नहीं, प्रश्न जो है रिसेशन पर बेस्ड है। रिसेशन इंड्यूस्ड बाय इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जनित मंदी, और प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है। और एक प्रश्न है, और आप देखेंगे इकोनॉमी के 4 से 5 कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और अगर आप जाकर के देखें पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंक्रीज का इन्फ्लेशन से क्या संबंध है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में स्लगिशनेस, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, उसका जो है इकोनॉमिक स्लगिशनेस से क्या संबंध है? आर्थिक विकास में सुस्ती से उसका क्या संबंध है? इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड रिसेशन जो है उसका टोटल डिमांड एंड डिक्रीज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, उसके साथ क्या संबंध है? और अगर हम देखें तो एप्रिसिएशन किस प्रकार एक्सपोर्ट को प्रभावित करता है, एक्सपोर्ट के कंपिटिटिवनेस को प्रभावित करता, और यह एक्सपोर्ट का अप एंड डाउन, उस अप एंड डाउन का रिसेशन से क्या संबंध जाकर के जुड़ता है। इतनी चीजों की जानकारी होती तब आप इस प्रश्न को इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड करने की स्थिति में होते। और बेसिकली अगर आप चले जाए पूरे के पूरे मार्केट में, और 98-99% बच्चे के अप्रोचेज को देखें जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? उनके लिए इकोनॉमिक सर्वे का मतलब है एग्जीक्यूटिव समरी, जो इकोनॉमिक सर्वे का होता वो 8 पेज का हो, वो 10 पेज का हो, तो वे इकोनॉमिक सर्वे के एग्जीक्यूटिव समरी को पलट जाते हैं, जो एक तरह से कह लें वन लाइनर ब्रीफिंग होती है इकोनॉमिक सर्वे की, और वो मान करके चलते कि इकोनॉमिक सर्वे हमने कर लिया। जबकि वास्तविकता यह है कि जब तक प्रॉपरली इकोनॉमिक सर्वे में आप डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक अब आपका काम नहीं होना है। इस चीज को समझने की जरूरत है। दूसरा काम आप क्या करते? आप लोग तो मैगजीन भी नहीं पढ़ते, मैगजीन के नाम पर आप करते हैं एसपीडी को उठाया, एडिटोरिया को उठाया, उसके करेंट को हम देख गए। जबकि वास्तविकता यह है कि कोई भी स्टैंडर्ड मंथली मैगजीन जो है, और यहां मैं केवल इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, कोई भी स्टैंडर्ड मंथली मैगजीन जो है उस मंथली मैगजीन को आपको कवर करना है। और जब उस मंथली मैगजीन को आप कवर कर रहे हैं, उसके इकोनॉमी रिलेटेड करेंट को आप कवर कर रहे हैं, तो उसको आपको डिटेल में कवर करना होगा।
लेकिन अब अगर देखें पिछले 2-3 वर्षों से इकोनॉमिक करंट से पूछे जाने वाले प्रश्नों को अगर आप देखें तो वहां पर एक चीज आप पाएंगे, और वो क्या पाएंगे? आप यह पाएंगे कि इकोनॉमी सेक्शन से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो मैगजीन से भी कवर नहीं हो पा रहे पूरी तरह से। आप अगर देखें तो कम से कम 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर से पिक किए जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर क्वार्टर के डाटा पर बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पलट करके देखें, घर जाकर के उस पर काम करें कि अमुक तिमाही के दौरान चाहे विदेशी निवेश का ट्रेंड क्या रहा है, चाहे फॉरेन ट्रेड का ट्रेंड क्या रहा है, एक्सपोर्ट का ट्रेंड क्या रहा है, इंपोर्ट का ट्रेंड क्या रहा, इस तरह के प्रश्न उठा करके पूछे जा रहे हैं। और अगर इस तरह के प्रश्न उठा करके पूछे जा रहे हैं, नहीं, अब अगर आप जाकर के देखें, एक प्रश्न इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया, और जब इकोनॉमिक सर्वे की बात मैं कर रहा हूं तो बिहार सरकार के इकोनॉमिक सर्वे से नहीं पूछा गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे जो जारी किया जाता सेंट्रल गवर्नमेंट में, प्रश्न वहां से पूछा गया, और प्रश्न पूछा गया है कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार एफडीआई के ट्रेंड के बारे में क्या सच है। 4 स्टेटमेंट दिया गया है, और उस 4 स्टेटमेंट में आपको एक स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना। यहां पर देखें एफडीआई के ट्रेंड के बारे में, वो एफडीआई का ट्रेंड आपको वन लाइनर में नहीं मिलेगा, कहीं भी ब्रीफिंग समरी देखें वहां नहीं मिलेगा। तो ये इंडिकेट करता है ना आपको अपने अप्रोचेज को बदलने की जरूरत है। अगेन अगर आप जाकर के देखें, जब पब्लिक फाइनेंस आप पढ़ते तो पब्लिक फाइनेंस में आप क्या पाएंगे? पब्लिक फाइनेंस में आप यह पाते हैं कि ये जो है 2017-18 में प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का जो क्लासिफिकेशन था, उस क्लासिफिकेशन को समाप्त कर दिया गया। और ऑब्वियसली एक बार सोच करके देखें, सी रंगराजन समिति का गठन किया गया था। ये 2000 मेरे ख्याल से 10 के आसपास की बात होगी, टाइमिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता, और मैं आपको बतला ही दूं बेसिकली तो 2010 के आसपास ही होगा। 2005 में सी रंगराजन समिति का गठन किया गया था, और सी रंगराजन समिति ने रिकमेंड किया था कि प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का जो क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन को जो है स्क्रैप किया जाए, उस तरह के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए। और आपको अच्छी तरह से पता होगा कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है, और योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन होता है। नीति आयोग योजना आयोग का स्थान लेती। आपको यह पता होगा 12 5-ईयर प्लान जो है लास्ट 5 ईयर प्लान है। मार्च 2017 में के बाद 5 ईयर प्लान का पूरा कॉन्सेप्ट जो है इररिलेवेंट हो जाता। 2012 से 17 12 5 ईयर प्लान का टेन्योर है, और उसके बाद 5 ईयर प्लान के मॉडल को ही ड्रॉप कर दिया जाता। और अगर आप देखें, जब 5 ईयर प्लान के मॉडल को ही ड्रॉप कर रहे हैं, तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंसेस जो है, इस डिफरेंसेस की बहुत अहमियत नहीं रह जाती। और इसलिए देखेंगे एनडीए की सरकार ने प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के बीच के डिफरेंसेस को समाप्त कर दिया। तो इस बात के हुए तो करीब करीब 7 साल गुजर गए, लेकिन पिछले 7 वर्षों के दौरान देखें, ये एक पेट क्वेश्चन रहा है कि नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के जो है
वो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, और इसमें नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट पर जो प्रश्न उठा करके पूछा गया है, आप देखेंगे वो आपसे ये नहीं पूछा गया है कि उसका कंपोनेंट क्या क्या है। एक तरह से आप दे दें ABCD 4 ऑप्शन है और उस 4 ऑप्शन में स्टेटमेंट डाल दिए गए, क्योंकि नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के 4 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान। नंबर 2 अगर आप जाकर के देखें, और ये मैं बात कर रहा हूं नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब पब्लिक फिनांस की हम चर्चा करेंगे तो पब्लिक फिनांस के 2 कंपोनेंट होंगे, एक रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत आय व्यय, राजस्व आय व्यय। तो जो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते और जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते, दोनों को क्लासिफाई ट्रेडिशनली पहले किया जाता था प्लान्ड एक्सपेंडिचर में और अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर में। प्लानिंग के मद में जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको प्लान्ड एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखा जाता, और प्लानिंग से इतर मद जो होते हैं उनको नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखा जाता। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो यहां पर आपके लिए जो समझना है कि जो नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके 4 कंपोनेंट होते थे। इंटरेस्ट पेमेंट नंबर 1, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, प्रशासनिक व्यय जो कहते, नंबर 3 डिफेंस एक्सपेंडिचर, प्रतिरक्षा व्यय, और नंबर 4 उसका कंपोनेंट होता था, वह क्या होता था? तो वह आपको होता था सब्सिडी व्यय। तो ये 4 कंपोनेंट नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के थे, ठीक है। तो यहां पर रेवेन्यू शब्द का ना तो रेवेन्यू शब्द का इस्तेमाल है, ना कैपिटल शब्द का इस्तेमाल है, 2 में से किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं। तो यहां पर इस प्रश्न में हमें अपने लॉजिकल सेंस का इस्तेमाल करना होगा। अब इसमें ऑप्शन ए है, समझने की कोशिश करें। एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर जो व्यय होता है, नहीं। एक्सपेंडिचर ऑन साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर व्यय, नहीं। तीसरा है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, और चौथा है नन ऑफ द एबव, नहीं। तो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के बेसिक फीचर को समझना होगा आपको, नहीं। तो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के बेसिक फीचर को अगर हम देखें तो 2 कंटेक्स्ट होगा, नहीं। नॉन प्लान्ड जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो प्रोडक्टिव इन नेचर होगा, है वह प्लानिंग से इतर मद में एक्सपेंडिचर, लेकिन वह निवेश के फॉर्म में होता, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, उत्पादन क्षमता का विस्तार होता, और उत्पादन क्षमता का विस्तार अगर होगा तो इन फ्यूचर न्यू इनकम के जनरेशन की संभावना वहां पर होगी। बातें समझ रहे हैं? लेकिन नॉन प्लान्ड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वह अनप्रोडक्टिव नेचर का होगा, अनुत्पादक प्रकृति उसकी होगी। और अगर आप जाकर के देखें, ना तो वह उत्पादन क्षमता के विस्तार में सहायक है और ना ही वह फ्यूचर में न्यू इनकम जनरेशन की संभावनाओं को जन्म देता। अगर आप देखें तो जब गैर योजनागत व्यय की बात करते तो योजना कृषि पर व्यय
साइंस एंड टेक पर व्यय, ये योजनागत व्यय की कैटेगरी में आते। लेकिन यहां पर जाकर के देखें इंटरेस्ट पेमेंट जो है, तो यहां पर हमें यह समझना होगा कि नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का मतलब यहां पर पूछा जा रहा है नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा ना। यहां पर प्रश्न के कंटेक्स्ट में वो चीजें रेलिवेंट नहीं है, और विनिवेश एक्सपेंडिचर नहीं है। विनिवेश जो है, जिसको आप डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट इनकम है। और डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए जो इनकम होता है वो कैपिटल इनकम के अंतर्गत आता है, वह कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में आता है। बातें ये समझिए। तो इसका मतलब यह है कि यह एक प्रश्न यह इंडिकेट कर रहा है कि पब्लिक फिनांस की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। हमें इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो रेवेन्यू बजट है, राजस्व बजट है, और जो कैपिटल बजट है, उसके कंपोनेंट क्या क्या होते। प्रश्न वहां से भी उठा करके पूछे जा सकते, फैक्चुअल नेचर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और कंसेप्चुअल नेचर के भी प्रश्न उठा करके पूछे जाते। अगेन अगर आप जाकर के देखें, मतलब जस्ट कैसे सिलेबस के दायरे का विस्तार हो रहा है, यह रिफ्लेक्शन में दे रहा हूं। एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न कहां से पूछा गया, देखिए प्रश्न है ग्लोबलाइजेशन से। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन से, इस चीज को समझिए। और इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन से पूछा गया कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर इंपैक्ट क्या है, इंपोर्ट पर इंपैक्ट क्या है, एक्सपोर्ट पर इंपैक्ट क्या है, एफडीआई पर इंपैक्ट क्या है, ठीक है, और मर्केंटाइज एंड सर्विसेज ट्रेड पर इसका क्या इंपैक्ट। एक बार फिर सिलेबस के दायरे का विस्तार हो रहा है, और ये कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रश्न है। और कई बार अगर आप जाकर के देखें तो आपको चीजें समझनी होगी, चीजें ये समझनी होगी कि अगर फॉरेन कैपिटल के फ्लो को देखें तो फॉरेन कैपिटल तक इजी एक्सेस को संभव बनाया ग्लोबलाइजेशन ने, नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड को इसने बढ़ाने का काम किया। एक्सपोर्ट में भी वृद्धि है, इंपोर्ट में भी वृद्धि है। लेकिन यहां पर समझने की जरूरत है कि ग्लोबलाइजेशन के इस फेज में इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, उसके जो ट्रेंड है, उसमें अगर आप जाकर के देखें तो ड्राइविंग फोर्स का काम भारत के डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट ने किया है, घरेलू उपभोक्ता बाजार ने किया है। और इसमें घरेलू उपभोक्ता बाजार की मांगों की अहम भूमिका रही। और अगर ये चीजें होंगी तो एक्सपोर्ट की तुलना इंपोर्ट क्या होगा, नहीं, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट में वृद्धि की तुलना इंपोर्ट में वृद्धि कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो यहां पर अगर आप जाकर के देखें, लॉजिकल सेंस की जरूरत है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ। और फिर आप यहां पर देखें, यहां पर मैंने कहा इंडस्ट्री से 3 क्वेश्चन है, और अभी तक देखेंगे तो पब्लिक फाइनेंस से भी 3 क्वेश्चन के ट्रेंड उभर करके सामने आ रहे हैं। पहले पब्लिक फाइनेंस से जो प्रश्न उठा करके पूछे जाते थे वो फैक्चुअल नेचर के प्रश्न पूछे जाते थे, वो कंसेप्चुअल नेचर के प्रश्न नहीं होते थे, और इक्के दुक्के डाटा पर बेस, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, यहां से प्रश्न उठा करके पूछे जाते थे। नहीं, अब फिर देखें
ये एग्जाम कब हुआ? ये एग्जाम हुआ है फरवरी 2000 सॉरी ये एग्जाम हुआ है 30 सितंबर 2023 को, 69वीं बीपीएससी। और प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2020-21, और यह प्रश्न फिर इकोनॉमिक सर्वे से उठाया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है 2020-21 में फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड क्या था? नहीं तो ऑब्वियसली अब देखिए प्रश्न कहां से उठा करके पूछा जाता है। यह भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न उठा करके पूछा जा रहा है, और उसके पब्लिक फाइनेंस चैप्टर में जाएंगे या इंडियन इकोनॉमी ओवरव्यू में जाएंगे तो फिस्कल कंसोलिडेशन की क्या स्थिति रही है, राजकोषीय समेकन की क्या स्थिति रही है, इसकी चर्चा विस्तार से दिखाई पड़ेगी। किस तरह से राजकोषीय हालात बिगड़े कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण, क्योंकि इनकम में कमी आती है और खर्च बढ़ते हैं, और किस तरह से 2020-21 के बाद उन बिगड़े हुए राजकोषीय हालातों को काबू में लेने की कोशिश की गई, और धीरे 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 आप देखेंगे राजकोषीय समीकरण की प्रक्रिया तेज होती है। तो जब उस ट्रेंड को आप फॉलो करेंगे तो 21-22 में क्या ट्रेंड रहा, 22-23 में क्या ट्रेंड रहा, उन सब की चर्चा इकोनॉमिक सर्वे में दिखाई पड़ेगी। और अगर उससे आप गुजरे हैं तो उसमें क्या होगा? अगर उससे आप गुजरे हैं तो आपके लिए उसको पकड़ना मुश्किल होगा। और तीसरा स्टेटमेंट जो यहां पर पूछा जा रहा है, पिछले 2 वर्षों में राजकोषीय संग्रह कम हो गया है। नहीं, और अगर आप देखें तो रेवेन्यू कलेक्शन मिनिमम कब होगा? 20-21 में, जब कोविड का ग्रेटर इंपैक्ट है, जब लॉकडाउन की स्थिति है। 20-21 के बाद देखिए 21-22 में और 22-23 में इकोनॉमी रिकवर करती दिखाई पड़ती है, और इकोनॉमी अगर रिकवर करती दिखाई पड़ती है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? इकोनॉमी अगर रिकवर करेगी तो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और इकोनॉमी में डिसेलरेशन की स्थिति होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में अगर गिरावट होगी, नहीं तो ऐसी स्थिति में रेवेन्यू कलेक्शन में इंक्रीज की दर जो है बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। ये तो कॉमन सेंस है। तो आप अगर जाकर के देखें, इस चीज को समझने की जरूरत है। हर चीज हम ये ना तलाशे कि हर चीज हमारी पढ़ी हुई हो। एक कोशिश हमारी होनी चाहिए कि पढ़ें हम, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते तो कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज हमारी पढ़ी हुई हो। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते तो वहां पर हमारी यह कोशिश होती है कि जो पढ़ी हुई चीजें हैं, उन पढ़ी हुई चीजों ने जो समझ विकसित की है, नहीं, लॉजिकल सेंस का इस्तेमाल करते हुए उस समझ को हम अप्लाई करने की भी कोशिश करें। तो ये नए एवेन्यू खुलते हुए प्रश्न के दिखाई पड़ रहे हैं या नहीं? अगेन अगर आप जाकर के देखें, MBF मनी बैंकिंग और ये आपको सिलेबस को मैं डिफाइन कर रहा हूं। आगे जो 10 क्लासेज होंगे किस डायरेक्शन में जाएंगे, उनके ओरिएंटेशन क्या होंगे, इसका पता यहां से लगेगा। जैसे अगर आप जाकर के देखें, पीछे जो एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न की मैंने चर्चा की, जिसमें इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड रिसेशन की बात की गई है, जिसमें मनी सर्कुलेशन और इन्फ्लेशन के अंतर संबंधों को की ओर इशारा किया गया है,
अगर आप जाकर के देखें तो एक प्रश्न यहां पर पूछा गया है, और वह प्रश्न किससे है? वह प्रश्न जो है, एक और डायमेंशन यहां ऐड ऑन करो, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, यहां पर मैं कह रहा हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक प्रश्न पूछा गया फॉरेक्स रिजर्व के कंपोनेंट, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल होती? आप लोग सामान्यतः क्या देखते? फॉरेक्स रिजर्व घटा या बढ़ा, अधिक से अधिक यहां तक सीमित रहते। प्रश्न यहां पर यह नहीं पूछा जा रहा, क्योंकि आप केवल देखते हैं फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है या घटा है, आप यह नहीं देखते कि फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है और फॉरेक्स रिजर्व घटा तो क्यों घटा। किस कंपोनेंट में वृद्धि दिखाई पड़ती, किस कंपोनेंट में गिरावट दिखाई पड़ती। और जब थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि फॉरेक्स रिजर्व के 4 कंपोनेंट हैं। फॉरेन करेंसी एसेट, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। दूसरा कंपोनेंट है गोल्ड रिजर्व। तीसरा कंपोनेंट है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, which is issued by IMF। और चौथा है रिजर्व ट्रेंच, जो IMF के पास जमा होता है। ये 4 कंपोनेंट होते हैं जो मिलकर के फॉरेक्स रिजर्व को निर्मित करते हैं। और अगर आप जाकर के देखें, हो सकता है कभी यहां से प्रश्न उठा करके पूछे जाए, लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है? आपसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रश्न उठा करके पूछा जाता। फॉरेक्स रिजर्व में कंट्रीब्यूशन की दृष्टि से आरोही या अवरोही क्रम में सजाएं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में समझें। अगर इसके कंटेक्स्ट में देखेंगे, सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है? FCA, फॉरेन करेंसी एसेट। दूसरा बड़ा कंपोनेंट है गोल्ड रिजर्व। तीसरा बड़ा कंपोनेंट है SDR और चौथा कंपोनेंट है रिजर्व ट्रेंड है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बात मैंने की। असेंडिंग ऑर्डर में क्या है? रिजर्व ट्रेंड, SDR, गोल्ड रिजर्व एंड FCA। मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? तो जब तक इस अप्रोचेस से मूव नहीं करेंगे, एक प्रश्न उठा करके रूल ऑफ ऑरिजिन पर पूछा गया। और रूल ऑफ ऑरिजिन, अभी जो यहां पर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की डाटा रिलेटेड प्रश्न। यहां पर जो प्रश्न है ये डाटा बेस्ड है। और यहां पर जाकर के देखें, जो प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं वो डाटा की बजाय किस पर है? कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और अब तक अगर आप देखें तो 2 क्वेश्चन यहां से उठा करके पूछे गए। इनफैक्ट 3 क्वेश्चन का होगा, क्योंकि रिसेशन वाला भी जो प्रश्न है, इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड रिसेशन, तो उस प्रश्न में भी देखेंगे एक ऑप्शन जो है उसको फॉरेन ट्रेड से लिंकअप करने की कोशिश की गई है या नहीं की गई। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस से लिंकअप करने की कोशिश की गई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस बेसिक वो अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए, जब तक इस अप्रोचेज को आप डेवलप नहीं करेंगे। अब जब रूल ऑफ ऑरिजिन की बात है, थोड़ा सा समझें। आप यह समझने की कोशिश करें, नहीं, जब आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पढ़ते, जब आप प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पढ़ते, जब आप रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट पढ़ते, जब आप कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की बात करते, समग्र आर्थिक सहयोग समझौता की बात करते, जब आप कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करते, समग्र आर्थिक भागीदारी समझौते की बात करते, तो ऐसे हर समझौते में देखेंगे रूल ऑफ ऑरिजिन की बात आती है। ठीक है।
नहीं, ऐसे समझौते में जो फ्री ट्रेड का बेनिफिट होता या जो प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है वो उस देश के उत्पाद को, जो उस देश के उत्पाद होते। और चीन, अगर हम किसी चीज को बांग्लादेश से आयात करते तो उस स्थिति में बांग्लादेश से आयातित सारे उत्पादों को एफटीए का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश से दो तरह के उत्पाद को हम इंपोर्ट करेंगे, एक जो बांग्लादेश के मूल उत्पाद हैं और दूसरा जो मूल उत्पादों की श्रेणी में नहीं आते। नहीं हो सकता है बांग्लादेश ने चीन से आयात किया हो और उसके बाद उसको हम तक पहुंचा रहा हो। तो रूल ऑफ ऑरिजिन के जरिए यह डिफाइन किया जाता है कि किस उत्पाद को उस देश के ओरिजिनल प्रोडक्ट के रूप में हम ट्रीट करेंगे और किस उत्पाद को हम ओरिजिनल प्रोडक्ट के रूप में ट्रीट नहीं करेंगे। कितने परसेंट तक जो है फॉर्मेशन को हम ओरिजिनल प्रोडक्ट मानेंगे और उससे कम के फॉर्मेशन को हम विदेशी उत्पाद मानेंगे, ओरिजिनल उत्पाद उस देश का नहीं मानेंगे। तो रूल ऑफ ओरिजिन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, और मोस्ट ऑफ द केस में मैं कहता हूं बच्चों को रूल ऑफ ओरिजिन के बारे में नहीं पता होगा। और यहां पर रूल ऑफ ओरिजिन के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है वो स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है, 4 स्टेटमेंट है और आपसे पूछा जा रहा है इनमें क्या क्या सही है, इनमें क्या क्या गलत है। और एक ट्रेंड अगर आप जाकर के देखें, नहीं तो यहां पर मैं एड ऑन करना चाहूंगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ती है। स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्नों की संख्या यहां पर आपको बढ़ती हुई दिखाई पड़ती। ये प्रश्न बढ़ रहे हैं और हमेशा ध्यान रखें स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्नों के बढ़ने का मतलब क्या है। स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्नों के बढ़ने का सिंपल मतलब है कि वह इन डेप्थ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी डिमांड करेगा और वह इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग भी आपसे डिमांड करेगा। अगर इस दोनों को क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे तो ऐसे प्रश्नों के गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। एक भी नहीं जानते तो गलत होने की संभावना बढ़ जाती। मुझे लगता है रुक करके इस बात को समझने की जरूरत है। जब तक रुक करके इस बात को नहीं समझेंगे आपकी समस्याएं बनी रहेंगी। अगेन अगर आप जाकर के देखें एक प्रश्न सेंसस से है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से, और वो भी सिंपल प्रश्न नहीं है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से फिर स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है और वह स्टेटमेंट बेस्ड जो प्रश्न है तो आप देखेंगे पिछले 70 वर्षों के ट्रेंड पर आधारित है। वो नॉर्मल आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि अमुक साल में, रिसेंट कंटेक्स्ट में अमुक साल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, 1950 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था, 2019 में क्या था, नहीं। और फिर आपसे पूछा जा रहा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के मामले में जो है उस राज्य का नाम बताइए जहां पर हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब स्टेट का नाम दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है ये सही है या गलत। अगेन अगर आप जाकर के देखें एक प्रश्न उठा करके पूछा गया है, कहने के लिए आप कह लें तो वह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी हो सकता है, कहने के लिए आप कह लें तो वह सेंसस से भी हो सकता है। बेसिकली अगर आप जाकर के देखें तो जब हम पढ़ रहे होते तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में पढ़ते हैं, जनांकीय लाभांश के बारे में पढ़ते हैं, नहीं। और अगर आप जाकर के देखें
जनांकिकीय लाभांश का मतलब क्या है? किसी भी देश की आबादी में वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन का अनुपात अधिक होना ही जनांकिकीय लाभांश की स्थिति कहलाती है। और वर्किंग एज ग्रुप को डिफाइन भारत में कैसे किया गया है? 15 to 59, 15 से 59 साल के एज ग्रुप में जो आबादी आती है उसको वर्किंग एज ग्रुप में के रूप में डिफाइन किया गया है। इसका मतलब यह कि 15 से कम साल के लोग की उम्र के लोग और 59 साल से अधिक की उम्र के लोग जो हैं वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन के अंतर्गत आते नहीं। तो अगर इन दोनों एज ग्रुप के लोग कम हैं और वर्किंग एज ग्रुप के लोग ज्यादा हैं, यही स्थिति में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाती। अर्थात कमाने वाले लोग ज्यादा हैं और खाने वाले लोग कंपैरेटिवली क्या हैं? खाने वाले लोग कम हैं। और ये जितनी बातें बतला रहा हूं सारे प्री के प्रश्न बनेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति में जाकर के देखें तो उसी के कंटेक्स्ट में चर्चा आती है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड एक संभावना है, उसका रियलाइजेशन हो भी सकता है और उसका रियलाइजेशन नहीं भी हो सकता। नहीं तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है कि स्थिति को भुनाने के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैपिटलाइज करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होती? पॉपुलेशन को हम ह्यूमन रिसोर्सेज में तब्दील करें नहीं, और पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हुए, ट्रांसफॉर्म करते हुए उसे ह्यूमन कैपिटल का फॉर्म दे। तो इसी के कंटेक्स्ट में टर्म आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या? अगर हमारे पास पॉपुलेशन है तो उसको ह्यूमन कैपिटल में तब्दील करने के लिए क्या करना होगा? प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी के जरिए उसको हमें उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी को डेवलप करना होगा, प्रॉपर एजुकेशन के जरिए हमें क्या करना होगा? उसकी मेंटल कैपेबिलिटी को डेवलप करना होगा, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग के जरिए हमें क्या करना होगा? स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग के जरिए हमें उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। क्या इस 3 काम को करने से वो ह्यूमन कैपिटल में तब्दील हो जाएगा? बतलाइए। धन और पूंजी के अंतर को समझते हैं या नहीं? क्या अंतर होता? मोर देन 50% क्वेश्चन। क्या आपको लगता है कि ट्रेडिशनल सोर्स के जरिए इनको रेस्पॉन्ड किया जा सकता है? बतलाइए। और अगर नहीं तो क्या आपको नहीं लगता कि अप्रोचेज को भी बदले जाने की जरूरत है? क्या आपको नहीं लगता कि अप्रोचेज के साथ साथ स्ट्रैटेजी को भी रिडिफाइन किए जाने की जरूरत है? और तीसरा, क्या आपको नहीं लगता कि सोर्स को भी रिडिफाइन किए जाने की जरूरत है? बढ़े आगे। अब तक जो चर्चा की उसके कंटेक्स्ट में हमने किसकी बात की? हमने कहा बदलाव अपेक्षित।
और किन किन स्तरों पर बदलाव अपेक्षित है? अप्रोच में बदलाव, रणनीति में बदलाव, तीसरा स्रोत सामग्री में बदलाव। तीनों स्तरों पर बदलाव अपेक्षित है। अब मैं आता हूं स्रोत क्या। तो स्रोत के रूप में अगर आप देखें NCERT मस्ट क्लास 9th to 12th, 9th 10th 11th तो अनिवार्यता है। और मैं सजेस्ट करूंगा जियोग्राफी की जो क्लास 12th की NCERT है, बेसिकली वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की या ह्यूमन ज्योग्राफी, उसको अनिवार्यता पढ़े, वो इकोनॉमी में भी हेल्पफुल है। नहीं, दूसरा कंटेक्स्ट देखें, NCERT के अलावा हम क्या पढ़े? नहीं, तो NCERT से अगर आप इतर जाएं तो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा ये आपके पास होनी चाहिए, प्रतियोगिता दर्पण, अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, ये आपके पास होनी चाहिए। तीसरा कंटेक्स्ट प्रतियोगिता दर्पण मासिक जो है, इसमें जो आर्थिक परिदृश्य जो है, ठीक है। चौथा कंटेक्स्ट जो है, जो आपको पढ़ना चाहिए, वही इकोनॉमिक सर्वे बिहार सरकार, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता, तो उसके कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा कि उस इकोनॉमिक सर्वे के सिलेक्टेड चीजों को जरूर कवर करें, सिलेक्टेड चीजों को। और वो अभी इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, क्योंकि इस बात को समझें, सेंसस से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अपेक्षाकृत कम है। क्यों? नॉर्मली देखेंगे, जनरल ट्रेंड था सेंसस से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते थे। आज से 4 साल 5 साल पहले तक जाकर के देखें, लेकिन 2011 के बाद कोई सेंसस नहीं हुआ है। नहीं, जब नया सेंसस ही नहीं हुआ है तो उस सेंसस से जितने प्रश्न पूछे जाने थे लगभग पूछे जा चुके। तो कोरम पूरा करने के लिए इक्का दुक्का प्रश्न वहां से पूछे जा सकते हैं। बातें समझ रहे? और दूसरा, अब अगर वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जहां पर फंसने की संभावना बढ़ जाएगी। या तो बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे या उसके हिस्टोरिकल ट्रेंड से प्रश्न पूछे जाएंगे, जहां पर फंसने की संभावना बढ़ जाएगी। इस चीज को समझने की जरूरत है।
तो ऑब्वियसली फोकस किधर बढ़ेगा? तो भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे को अगर पढ़ रहे हैं तो दो तीन चीजों को ध्यान रखें। नंबर 1, इस बात को ध्यान रखें, पहला चैप्टर जो है ओवरव्यू पर जो है ओवरऑल इकोनॉमिक सिनारियो जिस पर चर्चा है उसको अनिवार्यता पढ़ें। अनिवार्यता की बात कर रहा हूं, वहां से समझौता ना हो सकता है ना होना चाहिए। दूसरी चीज जो है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वाला ट्रेंड जो है और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के जो अपडेटेड आंकड़े हैं उसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे को आधार बनाना होगा। वहां पर कोई विकल्प आपके पास नहीं है। और तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो तीसरा कंटेक्स्ट क्या है? तो तीसरा कंटेक्स्ट यह है कि गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम, सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम। और यहां पर ध्यान रखेंगे जब सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम पर चर्चा हो रही है तो मेजर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, न्यू स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, जो मेजर स्कीम है, मेजर प्रोग्राम है, वो जो नई योजनाएं और नए कार्यक्रम हैं वो, और तीसरा रिसेंटली इन न्यूज, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इन न्यूज। इस तीन एंगल से जब उसको अप्रोच करेंगे, भारत सरकार की योजनाओं और कार्यक्रम को, बिहार सरकार की योजनाओं और कार्यक्रम को, तो उस स्थिति में प्रश्नों के मिस करने की संभावना कंपैरेटिवली कम होगी। ये स्पेसिफिक इस फ्रंट पर स्पेसिफिक होकर के आपको काम करना होगा। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी इकोनॉमिक सर्वे को आपको सिलेक्टिव मैनर में करना है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा जो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता उसको आपको विस्तार से करना है। पूरे के पूरे इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने की जरूरत है। और जब आप इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे को इस अप्रोच के साथ आप पढ़ें। केवल आप प्री के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी मेंस में भी उपयोगिता है। जब इस अप्रोचेज के साथ पढ़ेंगे तो चीजें आपके लिए कंपैरेटिवली आसान होंगी। इतनी बातें स्पष्ट हुई? अगर इतनी चीजों को फॉलो करते तो आपके लिए क्या होगा? स्रोत की समस्या का समाधान यहां से हो जाएगा। अब सवाल यह उठता इकोनॉमी में समस्या कहां आती है, किस किस फ्रंट पर समस्या आती? पहला मूल प्रश्न है स्रोत के साथ कैसे सहज हुआ जाए, यह पहली अहम समस्या। दूसरी समस्या है मनोवैज्ञानिक समस्या। और एक बात आपको बतला दूं, पिछले साल इकोनॉमी में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, बाजार में अधिकांश इकोनॉमी पढ़ाने वाले लोग उन प्रश्नों में फंसते दिखाई पड़ेंगे।
और अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो जरा YouTube पर चले जाइए और जितने लोगों ने 69वीं बीपीएससी के प्रश्नों को डिस्कस किया है, जितने लोगों ने डिस्कस किया है, जरा उनके डिस्कशन को सुने और बीपीएससी के ने जो आंसर दिया है उससे मिलावे, देखिए कितने सही आंसर उन्होंने बतलाए हैं, कितने गलत आंसर बतलाए हैं। तो दूसरी समस्या जो है वह मनोवैज्ञानिक समस्या है। तीसरी समस्या है इकोनॉमिक्स सेक्शन में, वो समस्या है समझ का अभाव। तकनीकी पारिभाषिक शब्द, तकनीकी पारिभाषिक शब्द, या इसको कह दें मूलभूत आर्थिक अवधारणाएं। चौथी जो समस्या है वही गतिशील प्रकृति। इसका जो डायनामिक नेचर है, और पांचवी जो समस्या है वह क्या है? माध्यम की समस्या, स्रोत की समस्या। और यहां पर अगर आप जाकर के देखें तो भले ही हमने डिफरेंट पहलुओं की यहां पर चर्चा की, 5 बिंदुओं की समस्या की चर्चा की, लेकिन सबसे अहम क्या है? सबसे अहम यह है समझ का अभाव, बेसिक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग का ना होना, अर्थव्यवस्था के जो टेक्निकल टर्म्स हैं उन टेक्निकल टर्म्स से परिचित ना होना, यह सबसे बड़ी समस्या है। नहीं? अगर आप बेसिक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं है, जो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है उसकी समझ नहीं है, नहीं, तो क्या आपको लगता है स्रोत के साथ आप सहज होंगे? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक न्यूज पढ़ते हैं, जब आपको ये नहीं पता है कि फॉरेक्स रिजर्व क्या है, भुगतान संतुलन क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, नहीं, तो अगर न्यूज पढ़ेंगे कि राजकोषीय घाटा बढ़ा तो अधिक से अधिक आप उसमें आंकड़ा देखेंगे कि पहले कितना था और बढ़ करके कितना हुआ, उससे आगे आप नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पब्लिक फिनांस की समझ है तो रेवेन्यू बजट की भी समझ होगी और कैपिटल बजट की भी समझ होगी, इनकम की भी समझ होगी, एक्सपेंडिचर की भी समझ होगी। तब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि अगर राजकोषीय घाटा बढ़ा तो क्यों बढ़ा, राजकोषीय घाटा घटा तो क्यों घटा। और जब यह प्रश्न आपके मन में उठेगा तो आप उन प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे उन आलेखों में। अगर उन आलेखों में उसके उत्तर नहीं है तो उन आलेखों से परे हट करके आप नए आलेखों को तलाशने की कोशिश करेंगे। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें
तो स्रोत के साथ सोर्सेज क्या, पहला तो स्रोत क्या है, तो कम से कम पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखे तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी दिक्कत नहीं। स्रोत हिंदी में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। हाँ, यद्यपि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को हिंदी में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुश्किलें आएंगी। अंग्रेजी में इकोनॉमिक सर्वे कंपैरेटिवली पढ़ना आसान है। दूसरी चीज, उसके साथ तब तक कनेक्ट नहीं डेवलप होगा जब तक बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप नहीं है, बेसिक इकोनॉमिक की अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं है। और जब तक ये नहीं होगी तब तक एक साइकोलॉजिकल बैरियर जो है बना रहेगा। और वह साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है? इकोनॉमी बड़ी मुश्किल है, कहां से करें, कैसे करें। दरअसल कहां से करें, कैसे करें, यह समस्या नहीं है, समस्या यहां पर है। नहीं, इसको डेवलप करें सारी जगहों पर। अब डायनामिक नेचर है, डायनामिक नेचर है, इसका मतलब न्यूज़पेपर और मैगजीन से आपको कनेक्टेड रहना होगा अगर आप इकोनॉमी को प्रॉपरली रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं। और अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते तो उसके लिए क्या करना होगा? अगर यह समझ है तो न्यूज़पेपर के टच में रहना, मैगजीन के टच में रहना आसान है। यह समझ नहीं है तो साइकोलॉजिकल बैरियर बना रहेगा और यहां से दूरी बनी रहेगी। तो डायनामिक सेक्शन की जो नीड और रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को रेस्पॉन्ड करना आपके लिए मुश्किल होगा। और स्रोत के कंटेक्स्ट में तो मैंने आपके साथ चर्चा की है, इतनी बातें स्पष्ट हुई। कोई डाउट नहीं? कोई प्रश्न यहां तक में, अब तक जिन चीजों को डिस्कस किया? क्योंकि आज के क्लास में एक पूरा का पूरा मैंने आउटलाइन देने का प्रयास किया, जिस आउटलाइन में आगे के क्लासेज हमारे संचालित होंगे। अगर यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई भी दुविधा है, कोई भी प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं निर्द्वंद होकर के। और अगर जिस स्ट्रैटेजी से इकोनॉमी के 10 क्लासेज संचालित होंगे और कुछ करंट इकोनॉमिक करंट के क्लासेज होंगे, अगर उस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको यहां पर कह सकता कि यहां पर आपका स्कोर 80% प्लस होगा। ये मैं इंश्योर कर सकता अपनी तरफ से। 100% की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन 80% प्लस स्कोर तक आप पहुंच सकते इस क्लास की बदौलत। और इसीलिए इस क्लास के 3-4 फीचर होंगे इकोनॉमी सेक्शन में। बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, नंबर 1। थोड़ी गति तेज होगी, इतना तो कॉपरेट करना होगा आपको टारगेट बैच में। तो एक, बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन को डेवलप करना। तीसरा, अपडेशन। इन 3 चीजों को लेकर के ये क्लासेस संचालित होंगे। ठीक है? कोई डाउट? तो कल जिस टॉपिक को हम उठाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस टॉपिक को कल हम पिक करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे का एक चैप्टर कल आप हर हालत में पढ़ करके आइए, और वह चैप्टर है चैप्टर 1, बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन, इकोनॉमी ऑफ बिहार इन ओवरव्यू। ठीक है? इसके कंटेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे, और इसके कंटेक्स्ट में हम चर्चा करते हुए जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, उसके कंटेक्स्ट में क्या प्रश्नों की संभावना बनती है, देश में क्या स्थिति है, राज्य में अपडेटेड आंकड़े में कहां पर कौन सी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, जीडीपी के साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिनारियो हैं, ठीक है, वेरियस सेक्टर्स के परफॉर्मेंसेज क्या हैं, इन सब पर हमारी चर्चा आपके साथ कल होगी। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।